Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zirka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So, here I'm going to start NCERT बायोलॉजी क्लास 11। आज हम सब यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया, पहले उसे समझेंगे और मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपको क्लास में समझाया जाता है। मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस ऑल टॉपिक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजली। और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर अपना डाउट क्लियर करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, जीव विज्ञान जीवन रूपों और जीवित प्रक्रियाओं का विज्ञान है। मीन्स बायोलॉजी जो है वहाँ पे हम लोग जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित दुनिया में जीवों की एक अद्भुत विविधता शामिल है। ये जो जानदार दुनिया है इसमें बहुत तरह के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं, इसलिए बहुत डाइवर्सिफाई है, बहुत वैराइटीज एनिमल्स और प्लांट्स के मिलते हैं। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेटेड मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रारंभिक मनुष्य जो थे वो आसानी से निर्जीव और जीवों के बीच फर्क पहचान लेते थे। Early man defined some of inanimated matter and some among the animals and the plants। तो जो आदि पुरुष थे वो इनएनिमेटेड मैटर और एनिमेटेड मैटर, जानदार कुछ जानदार चीज़ों को और कुछ बेजान चीज़ों को देवता मानते थे, वो देवता मानना शुरू कर दिए थे। कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेटेड एंड एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक। निर्जीव और सजीव वस्तुओं के ऐसे सभी रूपों की एक समान विशेषता यह थी कि वे विस्मय या भय की भावना पैदा करते थे। मतलब कि वो उनके अंदर एक डर की भावना पैदा हो गई थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव सहित जीवित जीवों का वर्णन मानव इतिहास में बहुत बाद में शुरू हुआ है। Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। ये जो हम लोगों का समाज है वो मानव केंद्रित है और ये और सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं ये इकट्ठा कर सका, ये बस अपने ही बारे में बस ढूंढता रहा। तो सिस्टमेटिक एंड मोनुमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन एंड आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जीवन रूपों के नामकरण और वर्गीकरण की विस्तृत प्रणालियों को जैविक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीवन रूपों के व्यवस्थित और स्मारकीय विवरण ने आवश्यकता से बाहर पहचान नामकरण और वर्गीकरण की विस्तृत प्रणालियों को लाया। तो इस तरह से जब डिटेल स्टडीज एनिमल्स के बारे में इकट्ठा की गई तो और भी बहुत सारी डिटेल्स पता चलने लगा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेट है और किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा हुआ ये कि हम लोगों को समझ आया कि कौन सी सिमिलैरिटीज़ है और कौन सी डिसिमिलैरिटीज़ है, कितने हद तक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और इनका जो इवोल्यूशन हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज अ रेवलेशन विच हम्बल मैन। तो जब ये सारी जानकारी पता चली तो ह्यूमन बींग्स तब हम्बल हो जाता है, बहुत हम्बल हो जाता है। ये कि सभी वर्तमान जीवित जीव एक दूसरे से और इस धरती पर कभी रहने वाले सभी जीवों से संबंधित है। मतलब कि इस दुनिया में अभी जितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और जो ऑर्गेनिजम्स गुजर चुके हैं कहीं ना कहीं इन सब में एक कुछ ना कुछ संबंध रहा है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुटे रहे हैं। तो ये जो समझ थी, जब ये समझ
ह्यूमन बीइंग्स को समझ आई तो फिर उनका देखने का नज़रिया बहुत बदल गया और फिर डेवलपमेंट और सिस्टमैटिक्स और इन सब चीज़ों पे और भी पढ़ाई डिटेल में पढ़ना शुरू किया गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जिन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। He was born on 5th July 904 in Kempton, Germany. Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all the time. अर्नेस्ट मेयर 5 जुलाई 1904 को पैदा हुए, जर्मनी में पैदा हुए थे और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी पूरी पढ़ाई हुई थी और वो 20th सेंचुरी के डार्विन कहलाते हैं और उन्हें 100 साइंटिस्टों में एक साइंटिस्ट उनकी बहुत वैल्यू है, उन्होंने बहुत काम किया। मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1953 में ज्वाइन किया था और रिटायर्ड 1975 में हुए थे। Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus, throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. अपने लगभग 80 साल के करियर के दौरान उनके शोध में पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण, प्राणी भूगोल, विकास, व्यवस्थित विज्ञान और जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन शामिल थे। He almost single-handedly made the origin of this species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. उन्होंने लगभग अकेले ही प्रजातियों की विविधता की उत्पत्ति को विकासवादी जीव का केंद्रीय प्रश्न बना दिया जो आज है। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. और उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का भी जो डेफिनेशंस था उन्हीं के कंधे पर उन्होंने ही। मेयर वाज अवॉर्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी, बाल्सम प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। मेयर को जीव विज्ञान का ट्रिपल क्रॉन के रूप में व्यापक रूप से माना जाने वाला 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1983 में बाल्जन पुरस्कार, 1994 में जीव विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 1999 में क्राफोर्ड पुरस्कार। मेयर की मृत्यु 1983 में हुई, वर्ष 2004 में ये 100 साल के हो गए थे। इस तरह से अर्नेस्ट मेयर का बायोडाइवर्सिटी रिसर्चेज में एंड टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में, सिस्टमेटिक्स स्टडीज़ में बहुत बड़ा योगदान है और आज जो हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे उन्हीं के स्टडीज़ के बेसिस पे पढ़ेंगे। सो हियर द फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। फिर दुनिया कितनी अद्भुत है, जीवित प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला आश्चर्यजनक है। असाधारण आवाज़ जिसमें हम जीवित जीवों को पाते हैं, चाहे वो ठंडे पहाड़ हो, चाहे घनी जंगल हो, महासागर हो या बहुत ताज़े पानी की झील हो या बहुत तपती हुई रेगिस्तान हो, गर्म झरने हो, हर जगह ये हमें अपना प्रेजेंस शो करते हैं और हमें बिल्कुल अवाक कर देते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क इवोक्स अ डीप सेंस ऑफ वंडर। सर पर दौड़ते घोड़े की सुंदरता हो, प्रवासी पक्षी की हो, फूलों की घाटी हो या हमलावर शाख, ये सारी हम लोगों को आश्चर्य कर देती है। ये सब जब हम बहुत गहराई से देखते, समझते हैं और सोचते हैं तो ये हम लोग द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। एक आबादी के सदस्य और एक समुदाय की आबादी के बीच पारिस्थितिक संघर्ष और सहयोग या यहाँ तक कि एक कोशिश के अंदर आणविक यातायात और यहाँ तक कि एक कोशिका के अंदर आणविक यातायात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि वास्तव में जीवन क्या है। जब हम बहुत गहराई से इन सब चीज़ों को देखते हैं, एक सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और एक जब अपने चारों तरफ जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको देखते हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इकोलॉजिकली वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे चल रहा है, जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो फिर हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ज़िंदगी क्या है। द क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसाइट क्वेश्चंस विद। इस प्रश्न में 2 अंत
निर्हित प्रश्न है। इसी क्वेश्चन में 2 कभी नहीं खत्म होने वाले भी प्रश्न हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। पहला तकनीकी है और ये उत्तर चाहता है कि निर्जीव के विपरीत जीवित क्या है। पहला तो टेक्निकल है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन लिविंग के अगेंस्ट लिविंग क्या है, और दूसरा जो है वो दार्शनिक है। ये समझने की कोशिश करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो इसके नाते हम लोगों को सेकंड जो क्वेश्चन है उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आखिर लाइफ है क्या, व्हाट इज लिविंग, जीवित क्या। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insects, birds, your pets, other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, बहुत तरह के प्लांट्स, बहुत तरह के एनिमल्स देखते हैं, इंसेक्ट्स देखते हैं, अपने घर में बंधे पालतू जानवरों को देखते हैं, पॉट में जो प्लांट लगा उसे देखते हैं, और बहुत सारे नहीं नज़र आने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी हम लोगों को समझ आते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। तो हम लोग अपने देखने के नज़रिए जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम लोगों को उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म दिखने लगेगी। ऑब्वियसली अगर हम लोग कहीं बहुत घने फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। तो जितने भी तरह के प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे वो हर एक अपने 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 तरह की स्पीसीज दिखाने की कोशिश करेंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 1.8 मिलियन। तो जितने स्पीसीज हैं अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स अभी तक हो चुके हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर। तो ये बायोडाइवर्सिटी और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं उसको दिखाते हैं। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो हम लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जितनी भी नई जगह है और पुरानी जगह है, जितना भी हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आइडेंटिफाई होता जाएगा। Stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि millions of plants और animals हैं दुनिया में। We know the plants and animals in our own area by their local names. और जो उस जगह की लोकल जगह होती है उसी लोकल जगह के हिसाब से वहाँ पे लोकल नाम उन सब चीज़ों का रख दिया जाता है। दिस लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो लोकल नाम होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे बदल जाती है जाके। इवन विद इन अ कंट्री, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं तो हम लोग सब्जियों का नाम अलग देखते हैं। कहीं पे कुछ बोला जाता है एक ही सब्जी को, कहीं पे लाइक भिंडी को ओकरा बोलते हैं और हम लोग कॉमनली उसे भिंडी बोलते हैं। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिडंट फाइंड द वेज एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर टू रेफर टू द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह से जो लोकल नेम है, अगर ये लोकल नेम हम लोगों को हर जगह के लोकल नेम नहीं पता होंगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। Hence there is the need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. तो इस तरह से हर एक नाम का एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए ताकि उस नाम से पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट को, उस वेजिटेबल्स को पुकारा जाए। उसका एक कॉमन नेम होना चाहिए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर। और इसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा गया कि नामकरण किया जाता है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. इसलिए जीवित जीवों के नामकरण को मानकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि एक विशेष जीव को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। इस प्रक्रिया को नामकरण कहा जाता है। जाहिर है नामकरण या नामकरण तभी संभव है जब जीव का सही वर्णन किया गया हो और हम जानते हों कि नाम किस जीव से जुड़ा है, ये पहचान है। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिजम्स किस नाम से जुड़ा है, वही उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर
to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. You may ask how are animals named. Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature. The scientific name ensure that each organism has only one name. अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की कोशिश की गई है। ये दुनिया भर के जीव विज्ञानों को स्वीकार है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम सहमत सिद्धांत और मानदंडों पर आधारित है जो अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामकरण संहिता में दिए गए हैं। आप पूछ सकते हैं कि जानवरों का नाम कैसे रखा जाता है। पशु वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली नामकरण संहिता विकसित की है। वैज्ञानिक नाम ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो। किसी भी जीव का वर्णन लोगों को सक्षम बनाना चाहिए। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, सामान्य नाम और विशिष्ट विशेषण। दो घटकों के साथ नाम देने की इस प्रणाली को द्विपद नामकरण कहा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने इस नामकरण प्रणाली का अभ्यास दुनिया भर के जीव विज्ञान द्वारा किया जा रहा। दो शब्दों के प्रारूप का उपयोग करने वाली इस नामकरण प्रणाली को सुविधाजनक पाया गया। वैज्ञानिक नाम प्रदान करने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए आम का उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कैरोलस लिनियस ने, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म, एक किसी प्लांट का नाम को जो दिया था उसके जेनस और स्पीसीज से दिया था। एक जेनरिक नेम दिया था, एक स्पीसीज दे दिया। जेनरिक दैट इज द जनरल नेम एंड स्पीसीज जो स्पेसिफाई होती है, स्पेशल उस ऑर्गेनिजम्स का होता है। So here let us take example of mango to understand way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represent the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature as follows. तो आम का वैज्ञानिक नेम Mangifera indica लिखा जाता है। आइए देखते हैं कि ये द्विपद नाम कैसे हैं। इस नाम में मैंगिफेरा जीनस का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इंडिका एक विशेष प्रजाति या विशिष्ट विशेषण है। नामकरण के अनुसार भौमिक नियम इस प्रकार हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लिखे लैटिन में जाते हैं और वो इटैलिक इसका फॉर्मेट होता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन irrespective of their origin. The first word is a biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. The first जो होता है उसको biological name पे होता है, वो generic name होता है, genus होता है। second जो होता है वो उसका specific होता है। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. और ये दोनों नाम को जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो ये दोनों नाम जेनस एंड स्पीसीज अलग अलग लिखते हैं और इसे अंडरलाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए जब हम लोग हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और जेनस जो होता है उसका जो कैपिटल लेटर होगा, फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो उसके स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होगी। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंगिफेरा इंडिका, और इसे हम लोग समझ सकते हैं मैंगिफेरा इंडिका से। यू कैन सी हियर दैट हाउ द मैंगिफेरा इज रिटन विद कैपिटल एम एंड इंडिका इज रिटन विद द स्मॉल आई। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, example Mangifera indica Linn. तो ऑथर जो नाम देते हैं, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने जिस साइंटिस्ट जो रखते हैं तो उनका नाम लास्ट में लिखा जाता है। जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिन है, इसका मतलब मैंगिफेरा इंडिका नाम जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब इतने सारे ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली रीड करना तो बहुत मुश्किल का काम है। तो होता ये है कि नेसेसिटी डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, तो कुछ
प्रोसेस अपनाया जाता है जिसकी वजह से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी की जा सके, और इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोलते हैं. Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को, बहुत ढेर सारी चीज़ जो एक तरह से दिखने वाली है होती है, उसको ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, और उस उसका कैटेगराइजेशन उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं. जो सिमिलैरिटीज़ होती है, जो डिससिमिलैरिटीज़ होती है, उसके बेसिस पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और द कैट्स, डॉग्स, इंसेक्ट. हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा प्लांट्स है, कौन सा एनिमल्स है, कौन से डॉग फैमिली के, कौन कैट है, कौन इंसेक्ट्स है. तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई कर सकते हैं. अब एक तरह के बहुत सारे प्लांट को हम लोग प्लांट ग्रुप में रखेंगे तो हम लोगों को सबके के स्टडीज करने की ज़रूरत नहीं होगी. बहुत सारे इंसेक्ट्स है, उसे इंसेक्ट ग्रुप में रख दिया जाएगा. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप. व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग. तो जो जैसे ही हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं. जब हम डॉग के बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो हमें उसका मेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या होता है, कैट्स का क्या होता है, जो उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही हमारे दिमाग में आती है. नाउ वी वेयर टू थिंक ऑफ Alsatians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. जैसे हम लोग mammals के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में mammals का ही पिक्चर आएगा, किसी wheat और इस तरह के पिक्चर नहीं आ जाएगा. तो likewise in plant we try to talk about the wheat. जैसे अब हम wheat के बारे में, गेहूं के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में धान की पिक्चर नहीं आएगी. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, it is their convenient to categories we use to study organisms. तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने इम्पॉर्टेंट, कुछ खास इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर्स होते हैं जिसकी वजह जो उसके स्पेशल बनाते हैं. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा, और साइंटिफिक टर्म दिया गया है जिसे कि टैक्सा कहा गया है. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल. तो टैक्सा में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म टैक्सा, प्लांट का भी अपना टैक्सा. वीट इज ऑल्सो टैक्सा, वीट भी टैक्सा है. इसी तरह से एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबका अपना टैक्सा. बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. Therefore, animals, mammals and the dog represent taxa at different levels. तो यहाँ पर एनिमल, मैमल्स, डॉग्स, ये सब टैक्सा डिफरेंट लेवल पे अपने आप को शो करेंगे. Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट. तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिक्स पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में रखा जाता है. तो ये जो प्रोसेस क्लासिफिकेशन की होती है वो टैक्सोनॉमी होती है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, development process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है, या डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनिजम्स की होती है, ये सब बहुत ही एसेंशियल होती है और मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का ये बेसिस बनाता है. टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़. तो टैक्सोनॉमी में कुछ, या ये कुछ नया नहीं है. ह्यूमन बींग्स हमेशा लगे रहते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं, और ख़ास करके उन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जो उनके यूज़ में होते हैं. अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो पुराने ज़माने में, अर्ली डेज में क्या होता था कि लोग उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना चाहते थे जो जिससे उनकी ज़रूरत पूरी होती थी, जिससे उन्हें खाना मिलता था, क्लोथिंग और शेल्टर्स मिलते थे. उस तरह की चीज़ों के बारे में वो जानने की ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे. ह्यूमन बींग्स were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities but also the relationship among them. तो ह्यूमन बींग्स बहुत पहले ही से ही सिर्फ ये उनको जानना नहीं होता कि क्या डाइवर्सिटी थी, कितने तरह के थे, बट ये भी उन्हें जानना होता था
कि ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म हम लोग से किस तरह से रिलेट करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी रिफर टू एज सिस्टमेटिक्स। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स के टैक्सोनॉमिकल पोजीशन हो गया, उसके सिस्टमेटिक्स को स्टडी करना, ये सिस्टमेटिक्स हो गया। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। तो सिस्टमेटिक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से ड्राइव किया गया, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो लिनियस कैरोलस लिनियस ने जो एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरा, वो उन्होंने इस बुक का नाम सिस्टेमा नेचुरा रखा। द स्कोप ऑफ द सिस्टेमेटिक्स वॉज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टेमेटिक का जो स्कोप था वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की पहचान थी, उसका नामकरण से रिलेटेड था, और उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है टैक्सोनॉमी में, तो ये था। तो सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक्स से हम लोग इवोल्यूशनरी भी पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके क्या वेज होंगे, उसके क्या पार्ट्स होंगे, ये भी बहुत हद तक समझ आने लगा। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैक और कैटेगरी। तो वर्गीकरण जो है वो किसी एक स्टेप में नहीं हो सकता है, जबकि ये कई कई स्टेप्स में हो सकते हैं, इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि पहला जो होगा, प्रत्येक चरण में एक रैंक या श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमी हायरार्की। प्रत्येक श्रेणी जिसे वर्गीकरण की एक इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है, वास्तव में एक रैंक का प्रतिनिधित्व करती है और इसे आम टैक्सन कहा जाता है। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed leg. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups or organisms? Remember, groups represent category. Category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups categorizes are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो टैक्सोनॉमिक श्रेणी और पदानुक्रम को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि कीट है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो ग्रुप दिखाते हैं, जिसमें के 3 जोड़े पैर हो सकते हैं, और एक 3 जोड़े पैर वाला जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो सब में होगा। इसका मतलब कि कीट पहचानने योग्य ठोस वस्तु है जिन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, और इस प्रकार उन्हें एक रैंक या श्रेणी दी गई है। क्या आप जीवों के ऐसे अन्य समूह का नाम बता सकते हैं? याद रखिए, समूह श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो समूह होता है वो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्रेणी आगे रैंक को दर्शाती है, और प्रत्येक रैंक या टैक्सन वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये टैक्सोनॉमिक श्रेणियां अलग अलग जैविक इकाई हैं और केवल रूपात्मक समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक ग्रुप में बहुत सारे स्टेप्स हैं और उस स्टेप्स को अलग अलग। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest categories. तो सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण संबंधित अध्ययनों ने समान श्रेणी जैसे कि जगत, संघ या प्रभाग, वर्ग, क्रम, परिवार, वंश, प्रजाति का विकास किया है। सभी जीवों में, जिनमें पौधे और पशु जगत के जीव भी शामिल है, प्रजाति सबसे निचली श्रेणी है। अब आप जो सवाल पूछ सकते हैं वो ये है कि जीव को विभिन्न श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है। बुनियादी आवश्यकता किसी व्यक्ति या जीवों के समूह के चरित्रों का ज्ञान है। इसमें एक ही तरह के जीवों के व्यक्तियों के साथ साथ अन्य प्रकार के जीवों के बीच समानता और असमानताओं की पहचान करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वो क्या क्या कंटेन करता है, किंगडम है, फाइलम है, डिविजन्स है, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज है, ये सब मिलाकर
हायरार्की बनाता है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हम लोगों को देती है एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये किसी भी, जैसे हम लोग अपना एड्रेस बताते हैं ना, किस पहले तो किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, किस लोकेलिटी में है, किस मोहल्ला में, हाउस नंबर, उसी तरह से जो हाउस नंबर हो जाएगा वो हम लोग के स्पीसीज़ की तरह से हो जाएगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। बस उसी तरह से होता है, दैट इज़ द टैक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट है स्पीसीज के बारे में पढ़ना है कि स्पीसीज जो होती है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ ए स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज में इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बुनियादी जो उसमें समानताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से अलग होता है और उसमें बहुत हद तक बहुत सारी समानताएं होती हैं, बहुत जो डिफरेंसेस होता है उसके बेसिस पे एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से अलग होता है। जैसे यहाँ पे सोलेनम, ट्यूबरसम, पैंथेरा, लियो, ये सारी जो है, मैंगिफेरा इंडिका, ये सारी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जेनस के। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम, लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगिफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब अलग अलग जेनरा शो कर रहा है। तो ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक जेनस जो होता है वो कई स्पीसीज उसमें आते हैं, पर स्पीसीज जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, उसमें फिर कैटेगरीज नहीं होगा, वो उसी के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट लाइक टिग्रीज, सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम। तो जिनस में और कई स्पीसीज हो सकते हैं पर स्पीसीज में और कुछ इंक्लूड नहीं होता है। स्पीसीज इज स्पेसिफिक एपिथेट। एंड मेलोन गेना, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इनटू द genus Homo. The specific scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. इस तरह से ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो Homo sapiens लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज जीनस। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस में जो एक तरह के स्पीसीज होते हैं उसके ग्रुप को रखा जाता है, जिसमें अनजेनरा की प्रजातियों की तुलना मीन्स जो दूसरे जीनस होते हैं उसमें जो स्पीसीज होती है उसमें उसकी तुलना में अधिक लक्षण समान होते हैं। We can say that genera are aggregates of closely related species. तो हम लोग कह सकते हैं कि जेनरा में जो स्पीसीज होते हैं और वो बहुत जो आपस में बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि पोटैटो और ब्रिंजल जो दो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं पर ये एक ही जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रीज विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। तो ये सारे जो हैं लियो, पार्डस, टिग्रीज, ये सारे एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज द पैंथेरा, पर इसकी स्पीसीज अलग अलग होती है। तो द जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि एक जीनस दूसरे जीनस जैसे कि फेलिडा, फेलिस एक डिफरेंट जीनस है और पैंथेरा एक डिफरेंट जीनस है, इसके जो स्पीसीज होंगे ये एक दूसरे से बहुत हद तक अलग होते हैं पर ये डिफरेंट जीनस के हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वी हैव फैमिली। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जीनस में वो सारे स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है जो बहुत हद तक आपस में मिलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत हद तक आपस में मिलती है। नेक्स्ट वी हैव द फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species. जो अगली श्रेणी बनती है वो परिवार की होती है। परिवार में जो एक तरह के जीनस होते हैं उसके ग्रुप को रखा जाता है, जिसमें जीनस और प्रजाति की तुलना में समानताओं की संख्या और भी कम है। पौधों की प्रजाति की वनस्पति और प्रजनन दोनों विशेषताओं के आधार पर परिवारों की विशेषताएं निर्धारित की जाती है। तो फैमिलीज को जो कैरेक्टराइज किया जाता है वो उसकी भी विशेषताओं पर ही किया जाता है। तो अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेशी। तो ये एक फैमिली सोलेनेशी में रखा गया है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा जिसमें कि लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, इज
पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस, जिसमें फैमिली फेलिस जो कैट की फैमिली है वो सब एक फैमिली में रखी गई है जिसे फेलिडा बोलते हैं। तो फेलिडा में एक तरह के जीनस दिखने वाले जो एनिमल्स होते हैं, एक तरह के जीनस जो होते हैं उसे रखा जाता है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज। तो इस तरह से कैट और डॉग को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। तो दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिलीज। इस तरह से वो दूसरी दो फैमिलीज में सेपरेट कर दिया गया, एक फेलिडा और एक कैनिडा। सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जेनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। आपने पहले देखा कि जो अलग अलग स्पीसीज है, फैमिलीज है, जीनस है, ये सारी ये सारी जो है वो बेस्ड है कई सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे वो बेस्ड होते हैं। आमतौर पर ऑर्डर और अन्य उच्च टैक्सोनॉमिक श्रेणी की पहचान जो है वो लक्षणों के समुच्चय के आधार पर की जाती है। ऑर्डर एक उच्च श्रेणी है। ऑर्डर जो होता है वो एक हाई लेवल की कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारे फैमिलीज होते हैं और विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ एक तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूड इन फैमिली। तो जो फैमिली एक फैमिली से जब मैच करती है तो बहुत थोड़े से कैरेक्टर्स उसके मैच करते हैं। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora include family like Felida, Canida. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर एक उच्च श्रेणी है जो कि परिवार का एक समूह है जो कुछ समान लक्षण प्रदर्शित करता है। एक परिवार में शामिल विभिन्न जेंडर की तुलना में समान लक्षण संख्या में कम होते हैं। तो जो ये सोलेनेशी है, कॉन्वोल्वेलेशी है, ये सब जो प्लांट के फैमिलीज हैं इसमें मुख्य रूप से पुष्प के लक्षणों के आधार पर इसे ऑर्डर में रखा गया है। तो पशु ऑर्डर कार्निवोरा में फेलिडा और कैनिडा जैसे परिवार शामिल है। इस तरह से एनिमल्स ऑर्डर में जो फैमिलीज है वो फेलिडा है, कैनिडा है, ये सारी है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द क्लास। This category include related orders, for example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon, as placed in class Mammalia, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other orders. इस श्रेणी में संबंधित आदेश शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर जो बंदर है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, ये सब ऑर्डर प्राइमेट में आते हैं और कॉर्निवोरा के साथ वर्ग मैमेलिया में रखा जाता है जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का फाइलम। फाइलम में जो क्लास होते हैं, क्लास मिलकर फाइलम बनाता है। ये अदर हाईएस्ट कैटेगरीज में से एक है जिसमें कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स कंस्टिट्यूट विद द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो फाइलम जो होते हैं वो बहुत सारे क्लासेस मिलकर फाइलम का निर्माण करते हैं। All these bands on the common features like presence of notochord and the dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. तो ये जो होते हैं इसके लिए कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होता है जैसे नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम का प्रेजेंट होना, ये फाइलम कॉर्डाटा में आता है। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरीज कॉल्ड द डिवीजन। और फिर ये सारे मिल करके जो क्लासेस होते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिलकर फिर हायर डिवीजन बनाते हैं, हायर कैटेगरीज डिवीजन बनाते हैं। तो दे द किंगडम होते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो जितने भी फाइला होते हैं एक तरह के वो मिलकर किंगडम बनाते हैं और किंगडम में there are the two kingdom plantae and on the other hand is the distinct that comprises all plants from the various divisions. Henceforth we will refer to the two groups as animals and plant. तो यहाँ पे kingdom दो kingdom होती है, एक animal kingdom होती है और एक दूसरी plant kingdom होती है। तो taxonomic category जो होती है from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed some categories in these
hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of the various taxa। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विभिन्न जो किंगडम है, संघ है, उससे संबंधित सभी जानवरों को एक ग्रुप में रखा गया। ग्रुप एक वर्गीकरण प्रणाली में रखा गया है जिसमें कि एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। और आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि प्रजाति से लेकर जगत तक की वर्गीकरण श्रेणी को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये व्यापक श्रेणियां हैं। हालांकि वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने विभिन्न टैक्सा की अधिक ठोस और वैज्ञानिक व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए इस पदानुक्रम में उप श्रेणियां भी विकसित की है। तो ये जो आप देख सकते हैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है स्पीसीज से किंगडम तक में, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट होता है। मीन्स के ऊपर जो जाते हैं किंगडम से स्पीसीज आने पर जो नंबर्स ऑफ जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे वो घटती जाती है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर with species figure 1.1. These are the broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of the various taxa. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है स्पीसीज से किंगडम तक वो असेंडिंग ऑर्डर में शो की जाती है। आप यहाँ फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि स्पीसीज से किंगडम तक जब जाया जाता है तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो ऊपर जा करके घटती जाती है। किंगडम टू स्पीसीज, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। लुक एट द हायरार्की फिगर 1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट किया गया। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गो ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे हम लोग हायर स्पीसीज में जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो घटता जाता है। और लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द नंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर। तो जो स्पीसीज टू स्पीसीज होगा उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक सिमिलर होंगे, बट जो किंगडम टू किंगडम होगा उसमें कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। यहाँ पे कुछ टेबल 1.1 में कुछ कॉमन नेम दिया गया, मैन, हॉर्स फ्लाई, मैंगो, वीट, इन सब का बायोलॉजिकल नेम दिया गया है। इन सबको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। किस ऑर्डर से, फैमिली से, डिवीजन से वो बिलोंग करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इसमें बेसिकली जो वैरायटीज़ है, जो डाइवर्सिटीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसे हम किस तरह से ईजिली स्टडी कर सके उसके बारे में बताया गया। नॉमेनक्लेचर दिया गया, उसकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दी गई और एक रूल बनाया गया और वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि इसी रूल के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम देंगे, उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा और वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया। तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। जस्ट टू मेक आवर स्टडी ईजी, इतनी जो डाइवर्सिफाई हमारी लिविंग वर्ल्ड है उसके स्टडी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे निकाला गया कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को पूरी दुनिया में, एक ऑर्गेनिजम्स को पूरी दुनिया में उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे पहचाना जा सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1। आई विल कम विद द चैप्टर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू ऑल आर एंजॉइंग। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो हैव अ गुड डे एंड बाय।